नमस्कार दोस्तों। आज सेकंड पार्ट ऑफ लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्गेज डिक्लेरेशन, एमडी बोल देते हैं इसको, या मॉर्गेज डीड भी बोल देते हैं कई जगह पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमओई के बारे में। तो आज की वीडियो में पहले हम बेसिक कवर करते हैं कि ये होता क्या है और कौन देता है, ये कौन साइन करता है। ये देखिए, मॉर्गेज डीड क्या होता है, मॉर्गेज डिक्लेरेशन या मॉर्गेज डिक्लेरेशन वर्ड यूज़ करते हैं हम। मॉर्गेज डिक्लेरेशन एक तरह से जो मॉर्गेजर है, आपको पता है कि मॉर्गेज कितनी तरह की होती है। इक्विटेबल मॉर्गेज होती है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज होती है हमारे इंडिया में। तो मॉर्गेज होता है कि हम मॉर्गेज क्रिएट करना होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर लियन क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बैंक का लियन क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मॉर्गेजर जो होता है वो इसमें काफ़ी सारी कंडीशनों के ऊपर एग्री करता है जो बैंक के द्वारा स्टिपुलेटेड होती हैं कंडीशनें। तो बेसिकली जो मॉर्गेजर होता है वो ये डिक्लेयर करता है कि हाँ जी, ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ और इस प्रॉपर्टी का मैं अनकंडीशनल ओनर हूँ। मेरे पास हर तरह के राइट है, मैंने इस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, या इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चल रही जिसके कारण मेरा कोई ओनरशिप का जो राइट है वो प्रभावित हो, और मैं अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी को इस लोन या इस लोन के साथ एसोसिएटेड जो कुछ भी खर्चे चार्जेस हो सकते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इनको अनकंडीशनली बैंक को मॉर्गेज करने के लिए एग्री कर रहा हूँ, बैंक के पास चार्ज चढ़ाने को एग्री कर रहा हूँ, लियन करने को एग्री कर रहा हूँ। तो कानूनी तौर पे जब रिकवरी का टाइम आता है या कलेक्शन का टाइम आता है, जब डिफॉल्ट हो जाता है लोन के अंदर, तो ये मॉर्गेज डीड के अंदर जो ओनर ने, प्रॉपर्टी ओनर ने डिक्लेरेशन की होती है, तो वो बहुत काम आती है। उनकी कंडीशनें कोर्ट में बहुत काम आती हैं कि उन्होंने, मॉर्गेजर मींस जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने इन चीज़ों को एग्री किया है। तो वाई तो हमने आपको समझा दिया कि एक मतलब डिक्लेरेशन मॉर्गेजर को देनी होती है। देखिए, बोरोवर को नहीं देनी होती है, इस चीज़ में फ़र्क है। बोरोवर होता है जो लोन ले रहा है, और मॉर्गेज डीड कौन एग्जीक्यूट करता है? मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करता है वो बंदा जो ओनर है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। जो आपकी बोरोवर है वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, पर जो प्रॉपर्टी ओनर है वो कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है। बोरोवर कोई प्रोपराइटरशिप में एक प्रोपराइटर बंदा मिस्टर ए हो सकता है, और जो प्रॉपर्टी ओनर है वो उसकी वाइफ मिसिज ए हो सकती है। तो जो मॉर्गेज डीड डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो प्रॉपर्टी ओनर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ओनर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ना कि बोरोवर। ठीक है, तो इसके ऊपर सिग्नेचर किसके होंगे? प्रॉपर्टी ओनर के। प्रॉपर्टी ओनर के इसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। अगर तो प्रॉपर्टी ओनर इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल अपने साइन करेगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो पार्टनरशिप फर्म थ्रू इट्स ऑथराइज्ड पार्टनर इसके ऊपर साइन करेगी। अगर कोई कंपनी ओनर है तो कंपनी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड डायरेक्टर, बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा जो ऑथराइज्ड डायरेक्टर होगा, तो जो साइन करने के लिए ऑथराइज्ड होगा, तो वो साइन इसके ऊपर करेगा। राइट, तो सिग्नेचर वो करेगा। तो ये जो मॉर्गेज डीड होती है ये स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, तो वो अराउंड 200 रुपए का स्टैम्प पेपर जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने में लगाया जाता है बैंकों के द्वारा। तो ये हर एक बैंक में एग्जीक्यूट की जाती है। ये तो हो गया कि इसका बेसिक क्या है, कि कल को आपको इंटरव्यू में पूछेंगे तो इंटरव्यू में ये चीज काम आएगी आपके। तो अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ प्रपोजल के हिसाब से। फ्रेश प्रपोजल मतलब कोई बोरोवर आपके पास फर्स्ट टाइम लोन लेने के लिए आ रहा है, फर्स्ट टाइम लोन लेने के लिए आ रहा है, और ये प्रॉपर्टी आपके पास ऑफर की जा रही है। तो फर्स्ट टाइम अगर ये प्रॉपर्टी ऑफर की जा रही है तो ये मॉर्गेज डिक्लेरेशन जो है, मॉर्गेज डिक्लेरेशन ये एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट की जाएगी मॉर्गेज डिक्लेरेशन, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, सारी मॉर्गेजर की डिटेल्स को कैप्चर किया जाएगा, सारी लोन की डिटेल्स को इसके अंदर कैप्चर किया जाएगा। जब एनहेंसमेंट का केस आएगा, एग्जिस्टिंग आपके पास ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी पड़ी है और अब बोरोवर ने उसके ऊपर एडिशनल फंड्स आपसे लिए हैं, तो एनहेंसमेंट के केस में भी मॉर्गेज डिक्लेरेशन रिवाइज्ड एग्जीक्यूट की जाएगी, क्योंकि आपका लोन अमाउंट चेंज हो गया ना। तो मॉर्गेज डिक्लेरेशन रिवाइज्ड इसके अंदर एग्जीक्यूट की जाएगी। तो जब ये मॉर्गेज डिक्लेरेशन रिवाइज्ड बनेगी, मान लीजिए ये पीस ऑफ पेपर है मॉर्गेज डिक्लेरेशन का, 4-5 पेज की होती है ये, तो जब जब ये रिवाइज्ड एग्जीक्यूट की जाएगी तो इसके अंदर 3 लाइनों में रेफरेंस दिया जाएगा ओल्ड मॉर्गेज डीड का, जो ओरिजिनली यहां पे बनी थी। फ्रेश के बाद ही तो एनहेंसमेंट होती है ना कभी तो उसने पहली बार लोन लिया होगा, तो उस टाइम मॉर्गेज डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट की होगी, कोई ना कोई उसके ऊपर डेट डली होगी। ठीक है, तो वो मॉर्गेज डिक्लेरेशन जो उस समय एग्जीक्यूट हुई थी उसका यहां पे रेफरेंस दिया जाएगा कि सो एंड सो डेट को एक मॉर्गेज डिक्लेरेशन सो एंड सो एक्सपोजर के लिए
ऑलरेडी एग्जीक्यूट की गई थी, और ये जो अब एग्जीक्यूशन हो रही है ये उसकी कंटिन्यूअस में इस एनहेंसमेंट प्रपोजल के लिए हो रही है। ये रेफरेंस देनी बहुत जरूरी है, ताकि इससे इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहता है, ताकि कल को कोई ये पेपर खोल के देखेगा तो उसको एक ट्रैक पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये जो मॉर्गेज डिक्लेरेशन है पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। जस्ट लाइक हमारी जो वकील की टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है जिसके अंदर पूरी चेन आती है, उस तरह से यहाँ पे पूरी चेन बनाई जाएगी कि ये मॉर्गेज डिक्लेरेशन कब 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 एग्जीक्यूट हुई थी। बोरर बार बार एनहेंसमेंट लेता रहेगा, तो जो भी प्रीवियस पिछली एनहेंसमेंट्स या पिछले फ्रेश के टाइम मॉर्गेज डिक्लेरेशंस एग्जीक्यूट हुई थी उन सबकी यहाँ पे ट्रायल के लिए रेफरेंस यहाँ पे लिखी जाएगी, तो वो यहाँ पे उनकी रेफरेंस एडिशनली ऐड होती चली जाएगी, राइट। रिन्यूअल का केस है, जब प्लेन रिन्यूअल का केस है तो प्लेन रिन्यूअल के केस में तो कोई एक्सपोजर चेंज नहीं हुआ, कोई कंडीशन ही चेंज नहीं हुई, तो कोई इसके अंदर दोबारा से मॉर्गेज डिक्लेरेशन लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। मॉर्गेज डिक्लेरेशन दोबारा लेने की जरूरत प्लेन रिन्यूअल के केस में नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो आप एग्जिस्टिंग लिमिट को ही एज इट इज रिन्यू कर रहे हो सेम कंडीशंस पे। अब आते हैं पारी पासू के ऊपर। अगर आप मेंबर हैं तो आपने मेरी मल्टीपल बैंकिंग कंजोर्शियम बैंकिंग की वीडियोस लगाई होंगी, तो उसके अंदर मैंने पारी पासू चार्ज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है। तो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि जैसे कोटक बैंक है और एक HDFC बैंक है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कोटक बैंक ने 2 करोड़ का लोन दिया, HDFC बैंक ने 7 करोड़ का लोन दिया, तो दोनों ने कॉमन प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लिया। जी हाँ, ऐसे होता है। तो वो आप अगर मेंबर नहीं है तो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक ही अपनी प्रॉपर्टी रख ली, वो प्रॉपर्टी HDFC बैंक ने अपने पास मॉर्गेज कर ली, पड़ी उसकी सारी टाइटल डीड सब कुछ HDFC बैंक के पास पड़ा है, और HDFC बैंक ने एक लेटर कोटक को लिख के दे दिया, लेटर लिख के दे दिया कोटक को, और उसमें लेटर में HDFC बैंक ने ये लिखा कि भाई ये प्रॉपर्टी सो एंड सो मेरे पास मॉर्गेज है इस एक्सपोजर के लिए, और आपने इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का एडिशनल एक्सपोजर दिया है, तो हम एग्री करते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपके 2 करोड़ के एक्सपोजर का भी हमारे 7 करोड़ के एक्सपोजर के साथ बराबर का चार्ज है, इक्वल चार्ज है, इक्वलेंट चार्ज है, तो उसको पारी पासू चार्ज बोलते हैं। तो वो बस वो कोटक बैंक के पास खाली वो लेटर आएगी, उसके पास प्रॉपर्टी का और कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। कोटक बैंक बिलीव करेगा कि HDFC बैंक ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रखे हुए हैं, तो ऐसे पारी पासू होता है। तो पारी पासू के अंदर मान लीजिए ये एक्सपोजर डिसाइड हो गया था, तो उसके बाद पता चला कि अगर आपका बैंक मान लीजिए कोटक बैंक है, आपने 2 करोड़ दिया हुआ था, HDFC ने 7 करोड़ दिया हुआ था, तो अब पता चला कि HDFC ने अपना एक्सपोजर 7 से 9 करोड़ कर दिया, आपका वही का वही है, तो प्रॉपर्टी सेम है, तो इसके ऊपर इसका चार्ज बढ़ गया ना प्रॉपर्टी का। सबसे पहले तो आप ये HDFC बैंक का एडिशनल एक्सपोजर अपने पास अप्रूव करेंगे कि भाई ठीक है, हम कंसेंट देते हैं कि HDFC बैंक ने 2 करोड़ और दे दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने इसको एग्री कर लिया, तो उसके बाद HDFC बैंक आपको रिवाइज्ड पारी पासू लेटर देगा। रिवाइज लेटर देगा ना, पहली वाली लेटर में तो 9 करोड़ का एक्सपोजर एग्री किया था टोटल, अब रिवाइज्ड पारी पासू लेटर में 11 करोड़ का एक्सपोजर एग्री होगा। तो जब आपने तो कोई एनहेंसमेंट नहीं दी, आपका तो सेम एक्सपोजर है, आपका फ्रेश भी हो चुका था पहले, अब कोई एनहेंसमेंट भी नहीं है, आपका तो खाली 2 करोड़ का ही प्लेन रिन्यूअल था, तो आप बोलेंगे कि प्लेन रिन्यूअल में तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। बट इस सिनेरियो में जब ये प्रॉपर्टी की शेयरिंग हो 2 या 2 से ज्यादा बैंकों के बीच में, तो क्योंकि दूसरे बैंक का एक्सपोजर बढ़ गया, तो इस सिनेरियो में ये मॉर्गेज डिक्लेरेशन जो है ये रिवाइज्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रिवाइज्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। समझ गए? कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। दूसरी बात मैं आपके नोटिस में ला दूं कि ये जो मॉर्गेज डीड है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। भाई जो करंट एसेट्स होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, उनकी तो डीड ऑफ हाइपोथिकेशन आप एग्जीक्यूट करते हो ना, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी मॉर्गेज डिक्लेरेशन या मॉर्गेज डीड बनती है। समझ गए? और एक और बात, आपने कंसेप्ट सुना है इक्विटेबल मॉर्गेज का और रजिस्टर्ड मॉर्गेज का। रजिस्टर्ड मॉर्गेज आपको पता है कि स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। तो ये जो मॉर्गेज डिक्लेरेशन होती है ना, मॉर्गेज डिक्लेरेशन, मैं मॉर्गेज के स्पेलिंग हमेशा ही गलत लिखता हूं, ये मॉर्गेज डिक्लेरेशन जो होती है ना, इसी मॉर्गेज डिक्लेरेशन ही को तो रजिस्टर करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास। इसी मॉर्गेज डिक्लेरेशन को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज के अंदर, इसी मॉर्गेज डिक्लेरेशन को रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और इसके ऊपर जो हैवी स्टैंप ड्यूटी लोन एक्सपोजर के हिसाब से पे करनी पड़ती है। एग्रीड? समझ गए इस चीज को? तो अब इसकी कुछ कंडीशनों के बारे में जानते हैं। तो 20 कंडीशंस मैंने लिखी हैं यहाँ पे ब्रीफली, जो आपको आइडिया देंगी कि मॉर्गेज डिक्लेरेशन में जो मॉर्गेजर है
बोरोवर नहीं, मॉर्टगेजर जो है, ऑनर जो है, वो बैंक को क्या डिक्लेयर करके दे रहा है, क्या लिख करके दे रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशनें वेरी भी कर सकती हैं, क्योंकि हर एक बैंक का फॉर्मेट थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, उसके इंटरनल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नीचे हो सकता है कुछ कंडीशनें। बट जो मैं कंडीशनें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जनरलाइज्ड चीज़ें हैं, तो आपको भी पढ़ के समझ आएगा कि भाई ठीक है, हाँ ये तो कंडीशनें उसको डिक्लेयर करनी चाहिए। पहली डिक्लेरेशन वो क्या करता है, देखिए अब हमारे डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, मॉर्टगेज डिक्लेरेशन। तो मॉर्टगेजर क्या डिक्लेयर कर रहा है, पहले पहले वो डिक्लेयर कर रहा है कि भाई बैंक को, कि हाँ बैंक राजा जी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं पूरा पूरा एंटाइटल्ड हूं, इस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी 19-21 भी कोई भी एबीसी बंदे का भी कोई भी इसके ऊपर कोई लेन देन नहीं है, कोई भी किसी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी मेरे को कोई इसका नोटिस आया नहीं है, या मेरे पास कोई भी ऐसा सरकमस्टांस मेरे नोटिस में है ही नहीं जिसकी वजह से मेरी इसके ऊपर कोई ओनरशिप का राइट या एंटाइटलमेंट प्रभावित हो। ठीक है, तो पूरी प्रॉपरली इसको एक पैराग्राफ बना के डिक्लेयर किया जाता है, समझ गए। सेकंड पॉइंट में मॉर्टगेजर अपनी सारी डिटेल इसमें लिखता है कि मैं कौन हूं, मेरा पता क्या है, अपनी सारी डिटेल इसमें लिखता है। थर्ड, इसमें वो पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेंशन करता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसका टाइप है, सब कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपनी डिक्लेयर करता है इसके अंदर, जिसके लिए वो डिक्लेरेशन दे रहा है। चौथी चीज में वो रैंकिंग यहां पे डिक्लेयर करता है। रैंकिंग का क्या मतलब है कि अगर एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है और आपका मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक है, तो आपके पास इसका एक्सक्लूसिव चार्ज है या कोई शेयरिंग में है। जब मैं वर्ड शेयरिंग लिखता हूं तो शेयरिंग का मतलब पारी पासू। भाई अगर आपका सोल बैंकिंग अरेंजमेंट है जिसमें आपने ही खाली फंडिंग दी हुई है, फिर तो एक्सक्लूसिव चार्ज रहेगा आपका। बट अगर आपके पास ये पारी पासू में अपने प्रॉपर्टी फंड की हुई है जिसमें दो या दो से ज्यादा बैंकों का सेम प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, तब उसमें लिखना पड़ेगा ना कि भाई ये प्रॉपर्टी का पारी पासू चार्ज है आपके पास, और इन बैंकों के साथ ये प्रॉपर्टी हमारी लिंक्ड है और इस एक्सपोजर के लिए लिंक्ड है। तो वो यहां पे मॉर्टगेज डिक्लेरेशन में वो मॉर्टगेजर डिक्लेयर करेगा इस चीज को। ठीक है, एनकम्बरेंसेस मतलब चार्ज, कोई किसी तरह का पकड़, कोई जकड़, तो वो बंदा बोल रहा है, मॉर्टगेजर ओनर प्रॉपर्टी का ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो मेरी ये प्रॉपर्टी है जिसको मैं आपको मॉर्टगेज देने के लिए एग्री कर रहा हूं, ये सारी तरह के इनकम्बरेंसेस से रहित है। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई गवर्नमेंट का, कोई प्राइवेट बंदे का, किसी भी अथॉरिटी का कोई चार्ज नहीं है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये बिल्कुल फ्री प्रॉपर्टी है, और इसी वजह से मैं आपको ये दे रहा हूं। छठे पॉइंट में वो डिक्लेयर कर रहा है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट ड्यू एज ऑन डेट पेंडिंग नहीं है। कोई भी तरह का रेंट, टैक्सेस, चार्ज, फीस, कोई भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर पेंडिंग नहीं है। हालांकि पेंडिंग हो सकता है, पर आप ये याद रखिए, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। हम उस मॉर्टगेजर को लायबल बना रहे हैं कि भाई तूने हमें बोला था कि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का ड्यू, कोई रेंट पेबल नहीं है, सब कुछ एज ऑन डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्टगेज सब कुछ क्लियर है। कल को जब डिफॉल्ट होता है और हमें पता चलता है कि इसके अंदर कोई ड्यूज आउटस्टैंडिंग थे, कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग था, कुछ ऐसा पचड़ा था केस के अंदर, या कोई टेनेंट ने केस के ऊपर केस किया हुआ था, कोई इनकम्बरेंसेस थी, कोई टेनेंट ने कब्जा किया हुआ था, कोई उसने टेनेंट ने नोटिस भेजा हुआ था, कल को कोई ऐसी चीज पता चलती है, तो कोर्ट में हमें ये प्रूफ करना इजी हो जाएगा कि भाई देखो, ये जो मॉर्टगेजर है इसने ये डिक्लेरेशन में हमसे ये प्रॉमिस किया था साइन करते समय कि इसके ऊपर कोई भी नहीं है, चार्ज नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आज देखो इसके ऊपर झगड़ा निकल के आ रहा है, और ये झगड़ा पहले से ही यहाँ पे चल रहा था मॉर्टगेज क्रिएशन से पहले, और उसने हमें कभी भी इंटीमेट नहीं किया इस चीज के बारे में, और मॉर्टगेज डिक्लेरेशन में उसने डिक्लेयर करके साइन भी किया। तो ये जो बंदा है ये विलफुल डिफॉल्टर है, ये विलिंगली डिफॉल्ट कर रहा है, इस बंदे ने धोखा किया है हमारे बैंक के साथ, और हम बोनाफाइड है, हम सच्चे हैं। ठीक है, तो ये छठे पॉइंट में डिक्लेयर करेगा। सेवंथ पॉइंट में वो जो मॉर्टगेजर है वो ये डिक्लेयर करेगा कि भाई मैं एग्री करता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपने जो भी ये डेट दिया है बोरोअर को, ठीक है, मॉर्टगेजर एंड बोरोअर आर टू सेपरेट थिंग्स। ठीक है, आपने इसको जो भी लोन दिया है, जो भी डेट दिया है, और उसके साथ एसोसिएटेड जो कोई भी एक्सपेंसेस हैं,
जो कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई फोरक्लोजर चार्जेस, कोई फीस, कोई पेनल्टीज, कुछ भी जो एक्सपेंसेस है, उन सब एक्सपेंसेस और सब डेट जो आज की डेट में प्रेजेंट है या जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उन सब के लिए मेरी जो प्रॉपर्टी है आपके पास एनकम्बर्ड है। मैं विलिंगली आपके पास ये प्रॉपर्टी अंडर चार्ज दे रहा हूं उन सब की रिकवरी के लिए कि कल को कुछ होता है तो। ठीक है, अब मान लीजिए अकेले लोन के लिए दे दिया, ठीक है, ये लिखा ही ना हो, तो कल को वो जो मॉर्गेजर है वो कोर्ट में केस कर सकता है ना कि भाई ये तो फोरक्लोजर चार्जेस की वजह से बैंक ने प्रॉपर्टी अटका रखी है, मैंने तो डिक्लेयर किया नहीं था लोन लेते समय कि भाई मैं ये फोरक्लोजर चार्जेस के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी को एनकम्बर्ड करके रखूंगा, मेरी तो प्रॉपर्टी मुझे रिलीज करो, आप बोरोवर से लेते रहो अपने फोरक्लोजर चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से तो सारे लोन और सारे तरह के एक्सपेंस बैंक इसमें लिख देता है कि कुछ भी तरह का एक्सपेंस होगा तो उस सबके लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास इनकम्बर्ड है। नो अदर टाइटल डॉक्यूमेंट, इसके अंदर मॉर्गेजर ये डिक्लेयर करता है कि जो मैंने आपको मॉर्गेज क्रिएशन करने के लिए जो इसके प्रॉपर्टी के कागजात दिए हैं, इनके अलावा और कोई भी कागज प्रॉपर्टी का मेरे पास नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मेरे पास भी नहीं है, ना किसी और के पास है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी का कोई और टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। सारे के सारे अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स मैंने बैंक को सबमिट कर दिए हैं। देखिए, आपको मेरी बातों से ही समझ आ रहा होगा, एक फीलर आ रहा होगा कि मॉर्गेजर से किस तरह से डिक्लेरेशंस ली जा रही हैं ताकि उसको बांध के रखा जा सके, ताकि कल को डिफॉल्ट के समय कोई उसका वकील मॉर्गेजर का कोई ऐसा पेच ना ढूंढ ले जिसकी वजह से बैंक का इंटरेस्ट प्रभावित हो। समझ गए? देन कंप्लाई विद द लीज कंडीशंस। कई बार कोई प्रॉपर्टी 99 ईयर्स की लीज पे दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, कई बार कोई ज्यादा बड़ी लीज होती है तो वो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज भी मॉर्गेज हो सकती हैं। आपको पता है अथॉरिटीज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें ये बोरोवर ये डिक्लेयर मॉर्गेजर ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी लीज के साथ एसोसिएटेड कंडीशंस हैं तो उन सारी कंडीशंस को मैंने सेटिस्फाई किया है और उनको सेटिस्फाई करने के बाद ही मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको ऑफर कर रहा हूं। ठीक है, 10th पॉइंट में वो डिक्लेयर कर रहा है मॉर्गेजर कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज किसी भी तरह का क्रिएट नहीं किया जाएगा, कोई भी बंदा इसके ऊपर टेनेंट नहीं बिठाया जाएगा, मैं इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से कोई भी ट्रांसफर नहीं करूंगा विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक। जरूरी है ये चीज। बैंक कल को प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ले, उसके बाद जो मॉर्गेजर है वो प्रॉपर्टी का बयान ना करके उसको किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दे या किसी दूसरे बैंक को पहुंचा दे कि भाई चार्ज क्रिएट कर लो, कोई टेनेंट किराएदार बिठा ले, कल को किराएदार छुड़वाना मुश्किल हो जाए। तो कोई भी ऐसा काम जिसके ऊपर बैंक का इंटरेस्ट प्रभावित हो, कोई चार्ज क्रिएशन, कोई ट्रांसफर, कोई टेनेंसी, मैं बिना बैंक की परमिशन के नहीं करूंगा, ये मॉर्गेजर डिक्लेयर करता है। ठीक है, 11th पॉइंट बड़ा स्ट्रेंज सा अजीब सा पॉइंट है। इसमें मॉर्गेजर ये डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मैं सच्चा समुच्चा बंदा हूं और मैं कोई भी चीज नहीं जानता। क्या मतलब? मॉर्गेजर ये बैंक को डिक्लेयर करके दे रहा है कि भाई जो भी चीज, जो भी फैक्ट्स प्रॉपर्टी के मेरे दिमाग में हैं, मैं उन सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए आपको सारी चीजें ओके करके दे रहा हूं। इस सारी चीजों के अलावा मेरे को और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे को पता है। मतलब मेरे को और कोई भी चीज नहीं पता कि कल को कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मान लो कोई नोटिस आने वाला है, प्रॉपर्टी का कोई टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स का कोई केस चल रहा था तो इनकम टैक्स वालों ने कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लेने के लिए कोई नोटिस निकाला हुआ है, तो ऐसा कोई भी फैक्ट मेरे नोन में नहीं है जो बैंक के इंटरेस्ट को प्रभावित करता हो। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मॉर्गेजर के बेनिफिट के लिए ये एक बनाई गई है। ठीक है, 12th पॉइंट में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12th पॉइंट में लिखा गया है कि लेंडर कैन अल्टर कंडीशन, मॉर्गेजर हैज नो ऑब्जेक्शन। मॉर्गेजर यानी ओनर, इसमें लिखा गया है कि आपने आज लोन ले लिया, आज एक फ्रेश लोन ले लिया 2 करोड़ रुपए का 10% ब्याज पे। ठीक है, 10 साल का लोन ले लिया। ठीक है, 2 करोड़ का लोन 10% ब्याज पे 10 साल के लिए ले लिया और उस मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। किसके लिए? 2 करोड़ के लोन के लिए 10% ब्याज पे 10 साल के लिए। और अगले साल जो बोरोवर था, मॉर्गेजर नहीं, जो बोरोवर था, वो आपके पास आया, वो बोला कि सर मेरा लोन 1 साल हो गया रीपे होते हुए, अब ईएमआई मेरे से ना ज़्यादा दी नहीं जा रही, आप मेरे लोन को ना 9 साल अब बैलेंस रह गया ना, इसको 12 साल कर दो, इसको 15 साल कर दो, या आप 2 करोड़ का लोन है, मेरे को 3 करोड़ रुपए दे दो, मेरे को 1 करोड़ रुपए का और टॉपअप दे दो, या आपका 10% ब्याज है, मेरा ब्याज 9% कर दो, या हाइपोथेटिकली कि उसका 10% ब्याज था, कल को रेपो रेट बढ़ गए तो उसका 11% 12% ब्याज हो गया। तो कल को किसी भी तरह की लेंडर ने मॉर्गेज बोरोवर के साथ कोई भी लोन की किसी भी तरह की कंडीशन में कोई भी अल्टरेशन की है, चाहे बोरोवर की मर्जी से चाहे बिना मर्जी से, तो उसके ऊपर मॉर्गेजर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा।
कल को मॉर्गेजर बोल दे कि भाई आपने तो 10 साल के लिए प्रॉपर्टी रखी थी, अब आपने बिना मेरी परमिशन के उसको 15 साल कर दिया, तो ये तो गलत बात है, मैं तो एग्री नहीं करता। ठीक है, ये तो कभी बंद ही नहीं होगा लोन, मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी गिरवी करके रखूं। तो इस तरह से तो उसके ऊपर डिक्लेरेशन ले ली जाती है। अब 13th पॉइंट में ये बोला गया है कि जो लेंडर है उसको अथॉरिटी है अपने लोन्स या उसके साथ एसोसिएटेड हर तरह के चार्जेस को रिकवर करने की, और उसके लिए उसको जो भी एक्शन लेना पड़े वो एक्शंस लेने की। और उन एक्शंस में उसको उसके पास सारे एक्शंस होते हैं, जैसे कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी, बैंक प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको कोई भी मॉर्गेजर की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, और मॉर्गेजर को उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बैंक को अपने रिकवरी करने के लिए ड्यूज के लिए जो भी एक्शन करना पड़े बैंक उस प्रॉपर्टी के ऊपर कर सकता है, और मॉर्गेजर को उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और मॉर्गेजर से उसके लिए कोई भी सेपरेट मंजूरी नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो 13th और 15th पॉइंट इंटरलिंक्ड थे। 14th पॉइंट में बैंक ये कह रहा है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मान लीजिए आपने एक लोन लिया 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का आपने अपने भाई की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी और अपनी बीवी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। अब भाई थोड़ा सा थर्ड पर्सन टाइप हो गया ना, अब कल को लोन फट गया, लोन फट गया तो बैंक ने प्रॉपर्टीज को इन्फोर्स किया, चार्ज किया, तो भाई बोलने लग गया कि यार उसकी बीवी की प्रॉपर्टी भी तो पड़ी है, तो आप बीवी की प्रॉपर्टी पहले बेचो, मेरी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हो। मान लो बीवी की प्रॉपर्टी एक कब्रिस्तान के पास कोई प्लॉट था, और भाई की प्रॉपर्टी एक पॉश एरिया में रेजी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो बीवी वाली प्रॉपर्टी तो बेचनी बड़ी मुश्किल है, कब्रिस्तान के पास प्लॉट, और भाई की पॉश एरिया में रेजी प्रॉपर्टी बेचनी ईजी है। तो भाई बोलने लग गया कि भाई आप उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेचते, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी करो, मेरी प्रॉपर्टी पे तो बाद में आना आप। तो भाई इस तरह से बैंक ने मॉर्गेजर से डिक्लेरेशन ली कि बैंक अपनी इन्फोर्समेंट करेगा, चाहे दूसरी प्रॉपर्टीज उसके पास हो चाहे ना हो, उसके ऊपर मॉर्गेजर को कोई लेना देना नहीं है, और मॉर्गेजर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मॉर्गेजर इसके ऊपर कोई भी हिंड्रेंस नहीं करेगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। और इसमें जो अल्टर कंडीशंस थी, तो अल्टर कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना कि 3 प्रॉपर्टियां मॉर्गेज पड़ी थी जब ये मॉर्गेज क्रिएट हुआ, बाद में बैंक ने एक आध प्रॉपर्टी रिलीज कर दी, मान लीजिए वो मिसिज की उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी रिलीज कर दी, भाई की पड़ी रहेगी प्रॉपर्टी, तो भाई कल को बोले कि आपने कैसे अल्टर कर दी कंडीशन, उसकी वाइफ की क्यों छोड़ दी प्रॉपर्टी, मेरी ही प्रॉपर्टी क्यों गिरवी रखी हुई है। ठीक है, तो ये तो गलत बात है, मेरी परमिशन नहीं ली गई। तो ये पहले ही इसके ऊपर डिक्लेरेशन लेके रखी जाती है कि कोई भी कंडीशन में अल्टरेशन हुई तो आप उसके ऊपर मंजूरी है। 16th पॉइंट में जो मॉर्गेजर है वो डिक्लेयर कर रहा है कि कल को प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी फ्यूचर का झगड़ा या कुछ दिक्कत आती है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो बैंक को ड्यूली इन्फॉर्म करेगा, इस चीज के बारे में इंटीमेट करेगा। देन लास्ट वाले 4 पॉइंट्स। 17th पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है कि मॉर्गेजर ये डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे पास फुल पावर है मॉर्गेज क्रिएट करने की, और मेरे को ऐसा कोई भी फैक्ट मेरे नोन में नहीं है जिसकी वजह से मेरा राइट जो है वो इंपेक्टेड हो। ठीक है, 18th पॉइंट भी बड़ा जरूरी है। 18th पॉइंट में मॉर्गेजर ये डिक्लेयर करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो मेंटेनेंस है वो मैं मेंटेनेंस प्रॉपर रखूंगा, और अगर मैं इसके ऊपर कोई इंश्योरेंस करवाता हूं तो इंश्योरेंस को लेंडर की फेवर में मैं एंडोर्स करवाऊंगा। ठीक है, ताकि कल को कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी लेंडर को पे करे पैसा। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी मेजर अल्टरेशन नहीं करूंगा जिससे ये प्रॉपर्टी का सारा स्वरूप ही सारा ढांचा ही चेंज हो जाए। तो ये भी जरूरी है, आपको कल को प्रॉपर्टी आपको कोई बिल्टअप रेजी प्रॉपर्टी दी थी, कल को आपकी बिना परमिशन के बैंक की वो घर सारा तोड़ दी और उसको वेकेंट प्लॉट बना दिया, तो ऐसा ना हो ना। तो देखो लोग कर देते हैं, डिफॉल्टर बंदे कर देते हैं ऐसा, बट फिर केस बन जाएगा ना कोर्ट में, ये प्रूव करना इजी हो जाएगा कि भाई जब ली थी प्रॉपर्टी तो ये थी, और इन्होंने विदाउट हमारी परमिशन के, विदाउट लेंडर की परमिशन के ये मेजर अल्टरेशन कर दी और प्रॉपर्टी का ये हाल कर दिया। ठीक है, 19th पॉइंट में वो बोल रहा है कि भाई बैंक को ये ओके कर रहा है कि बैंक के पास ये प्रॉपर्टी क्योंकि मॉर्गेज्ड है तो बैंक के पास इंस्पेक्शन करने का राइट है। 20th पॉइंट सब्जेक्टिव है। 20th पॉइंट में वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी नॉन एग्री है, और इसको नॉन एग्री करने के लिए जो भी नेसेसरी गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस हैं वो सारी मैं करवा चुका हूं। ठीक है, तो एक चीज और एडिशनली बता देता हूं कि जब ये मॉर्गेज डीड क्रिएट होती है तो ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी चीजें पड़ी हों उन चीजों के ऊपर भी बैंक का चार्ज होगा, ये भी लिखा जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये मेजरली 20 पॉइंट्स हैं जो मॉर्गेज डीडी के अंदर होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे और इनका मीनिंग समझ आया होगा कि ये क्यों एग्जीक्यूट की जाती है और क्या डिक्लेयर करवाया जाता है मॉर्गेजर में। ठीक है,
तो कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।